हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कार्ल मार्क्स के विचारों को देखेंगे पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं। ये यूपी टीजीटी सिविक्स के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1818 से लेके 1883। मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में 8 मई 1818 को एशिया के ट्रियर नगर में हुआ था। प्रशिया के ट्रियर नगर में हुआ था 5 मई और 1818 को। मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार जो है तो देख लेते हैं। और मतलब उन्होंने अपने विचार कहाँ कहाँ से लिए। तो मार्क्स जो है होलबर्ग के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित थे। तो यहाँ पर मार्क्स जो है होलबर्ग के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित है। होलबर्ग का विचार है कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है। आगे है इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से मार्क्स ने श्रम का मूल्य सिद्धांत लिया है। तो श्रम का मूल्य सिद्धांत उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो लिया है उन्होंने इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से। आगे है वर्ग संघर्ष का विचार उन्होंने अगस्टीन थियरे से लिया है। तो वर्ग संघर्ष का विचार ये भी बहुत फेमस है कार्ल मार्क्स का। तो अगस्टीन थियरे से लिया गया है। मार्क्स ने हीगल और जो इम्पोर्टेंट है वो हीगल से द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार लिया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है श्रम का मूल्य सिद्धांत इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से। वर्ग संघर्ष होगा अगस्टीन थियरे से लिया है और हीगल से उन्होंने द्वंद्ववाद का विचार अपनाया है। अब मार्क्स के मूल विचार क्या हैं ये देखते हैं। मार्क्स ने अपने पहली बार समाज को आर्थिक रूप में मार्क्स ने पहली बार समाज को दो भागों में विभाजित किया है। समाज को आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से समाज को दो भागों में डिवाइड किया है। मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार जो है आर्थिक नियतिवाद है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज के विकास एवं क्रांति का विश्लेषण किया है। मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया है। मार्क्स के विचारों का मूल उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना था। मार्क्स का उद्देश्य एक वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना करना था। आगे है ऐसे समाज में सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र होगा, क्योंकि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विवशता का अंत है। मार्क्स पहले समाजशास्त्री नहीं है जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की बात की है। इससे पहले भी बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने समाजवाद की बात समाजवाद की। ये पहले व्यक्ति नहीं है कि उन्होंने समाजवाद की बात की है, लेकिन समाजवाद में ही पहले वो व्यक्ति हैं मार्क्स जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की बात कही है। मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल की जो रचना है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हुए साइमन चार्ल्स फूरियर रॉबर्ट ओवेन को कल्पना लोकीय समाजवाद कहा है। समाजवाद के मूल तत्व समानता, समुदाय की प्राथमिकता, उत्पादन के साधनों पर समुदाय का नियंत्रण व बंधुत्व है। मार्क्स की और रचना जो है वो यहाँ पर है। मार्क्स की रचनाओं का क्रम जो है थीसिस ऑन फ्यूरे बीच, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी एंड और आगे है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये क्रम है यहाँ पर। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1848 में है इसका टाइम पीरियड। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आगे है अब युवा मार्क्स के विचार क्या थे। तो जब वो यंग अवस्था में थे तो राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। लेस जैक कोलेकोवस्की ने मेन करेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म, इट्स
ओरिजिन, ग्रोथ एंड डिसोल्यूशन नामक रचना लिखी थी। मार्क्स के अनुसार मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसके श्रम करने की क्षमता है। युवा मार्क्स मानववादी हैं, इसमें स्वतंत्रता का विचार मुख्य है। मार्क्स ने इकोनॉमिक्स एंड फिलोसोफिक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, जिसे पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय अभाव या विवशता का अंत है। युवा मार्क्स के विचारों में अलगाववाद की संकल्पना मुख्य है। मार्क्स के अनुसार अलगाववाद को हम निम्नलिखित रूप से देखते हैं, जैसे उत्पादन से अलगाववाद, मतलब अगर मार्क्स के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर समाज में ये अलगाववाद दिखाई देते हैं, जैसे जिसने उत्पादन ज़्यादा कर लिया और जिसने कम, तो वहाँ पे भी अलगाववाद है। प्राकृतिक रूप से भी अलगाववाद है। प्राकृतिक रूप से क्या सभी लोग एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। समाज से अलगाव, वो भी है, समाज में कितने वर्ग हैं, तो ये भी एक अलगाव है। स्वयं से अलगाव, मतलब स्वयं में भी अलगाववाद क्या है, रूप देखने को मिलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स में संबंध देखते हैं। तो युवा मार्क्स में व्यक्ति मुख्य है, मतलब जो यंग अवस्था में होते हैं तब क्या है, व्यक्ति जो है मुख्य है, जबकि जब जैसे जैसे मार्क्स जो है बूढ़ा होता जाता है तो व्यक्ति वर्ग प्रधान हो जाता है। युवा मार्क्स जो है पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव बनाता है, जबकि प्रौढ़ मार्क्स जो है पूंजीवाद के आर्थिक कुप्रभाव बताता है। युवा मार्क्स जो है आदर्शवादी है, जबकि प्रौढ़ जो है वैज्ञानिक है। आगे है युवा मार्क्स लोकतांत्रिक है, जबकि प्रौढ़ मार्क्स क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी हो जाएगा। अल्थ्यूजर के अनुसार युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स दोनों ही अलग अलग हैं, जबकि डेविड मैकलेलन के अनुसार युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स दोनों समान ही हैं। डेविड मैकलेलन की जो पुस्तक है मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स 1980 में इन्होंने लिखी थी। आगे देखते हैं वैज्ञानिक मार्क्स की बात करें तो 1848 के पश्चात वैज्ञानिक मार्क्स जो है 1848 के पश्चात CEM जोट के अनुसार मार्क्स जो है वास्तविक रूप से समाजवाद के पिता हैं। मार्क्स ने विषमता के तार्किक कारण बताए एवं समाधान भी वैज्ञानिक बताए। मार्क्स व एंजल ने रॉबर्ट ओवन एंड साइमन चार्ल्स फूरियर को कल्पना लोकीय समाजवादी कहा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को देखें तो द्वंद्वात्मक जो है विकास की पद्धति है, जिसके अनुसार विकास की प्रक्रियावाद, प्रतिवाद और संवाद से होकर पूर्ण होते हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिवादवाद का निषेध है तथा संवाद निषेधों का निषेध है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आशय उस क्रिया से है जिसमें मूल भौतिक तत्वों का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मार्क्स के अनुसार ये भौतिक तत्व स्वतः गतिशील होते हैं, जबकि हॉब्स मानते हैं कि भौतिक तत्वों को बाहर से क्या मिलती है, गति प्रदान होती है। तो मार्क्स मानते हैं कि जो भौतिक तत्व है वो स्वतः ही, मतलब अपने आप ही वो उसमें क्या है, उसमें गतिशील होते हैं, बल्कि हॉब्स मानते हैं कि इनको बाहर से फोर्स किया जाता है। आगे देखते हैं मार्क्स के अनुसार इन स्वतः गतिशील भौतिक तत्वों का अध्ययन यांत्रिकी के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास और समाज का निरंतर विकास हो रहा है। इन्हें विकासमान रूप में अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति की आवश्यकता होती है। द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार वाद, प्रतिवाद एवं संवाद की यह प्रक्रिया वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज साम्यवाद के रूप में अपने सर्वोच्च विकास के स्तर को प्राप्त करेगी। वाद जो है पूंजीवाद, प्रतिवाद जो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व और संवाद जो है साम्यवाद। आगे देखते हैं संवाद में, अब यहाँ पर संवाद मतलब साम्यवाद से है। संवाद में वाद एवं प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम जो हैं, नंबर 1 मात्रा का गुणवत्ता के तथा उसके विपरीत रूपांतरण। दूसरा है विरोध की एकता का नियम, नकारने का नियम।
आगे हीगल की आलोचना करते हैं। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति जो कि हीगल से ही ग्रहण की थी, परंतु हीगल ने जहाँ मूल तत्व को, चेतना को माना है, वहीं मार्क्स ने मूल तत्व किसको मान लिया? भौतिक को स्वीकार किया है। मार्क्स ने कहा है कि मैंने हीगल के विचार को सीधा खड़ा कर दिया है, वो है अभी तक सिर के बल खड़ा था। तो ये भी किसने कहा है? मार्क्स ने ही कहा है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को देखते हैं क्या है। मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द जूइश क्वेश्चन 1843 में लिखा है कि ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर की बजाय क्या हो गया? मार्क्स के अकॉर्डिंग पैसा इम्पोर्टेंट हो गया। मार्क्स ने अपनी रचना द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 प्रकाशित हुई है 1932 में भौतिकवाद का विश्लेषण किया तथा कहा कि इतिहास निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या ही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मतलब इतिहास की अगर आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से हम व्याख्या करते हैं तो क्या हो जाएगी? वो ऐतिहासिक भौतिकवाद हो जाएगा। मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण करते हुए इतिहास को निम्नलिखित अवस्थाएं पाता है। सबसे पहले है आदिम मतलब साम्यवाद, फिर आता है दूसरा है दास युग, फिर तीसरा है सामंतवादी युग, फिर चौथा आता है पूंजीवादी युग और फिर बाद में क्या हो जाता है? साम्यवादी। आगे देखते हैं। मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया है। इसके इतिहास की व्याख्या विकासवादी है और नियतिवादी है। विकासवादी है और नियतिवादी है किसके? मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या जो की है उसकी ऐतिहासिक व्याख्या जो है विकासवादी है, क्योंकि इतिहास की प्रत्येक अवस्था उसके पहले की अवस्था से प्रगतिशील है। परंतु यह नियतिवाद इसलिए है क्योंकि साम्यवाद के बाद इसका विकास नहीं होगा, क्योंकि इसमें साम्यवाद को इतिहास के विकास का सर्वोच्च स्तर मान लिया गया है। इसलिए क्या है, जो साम्यवाद है लास्ट वाला, यहाँ पर देखें, यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पर क्या है, पहले आदिम साम्यवाद आया, फिर दास, फिर सामंतवादी युग, फिर पूंजीवादी युग और सामंतवाद। अब ये जो साम्यवाद है ये इसको लास्ट मानता है कि इसके बाद कोई अवस्था नहीं आएगी। ठीक है, इसी कारण इसके जो इतिहास की व्याख्या जो उसने की है वो विकासशील तो है, साथ ही नियतिवाद भी है। आगे देखते हैं। इनके अनुसार इतिहास का विश्लेषण नहीं बल्कि परिवर्तन मूल उद्देश्य है। अतः थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस का विचार मार्क्स में पाया जाता है। मार्क्स के अनुसार अभी तक तो विचारों ने दुनिया की व्याख्या की है, आवश्यकता इसे परिवर्तित करने की है। ये विचार उसने थीसिस ऑन फ्यूरबिच 1845 में बताया है, लिखा है। आगे मार्क्स ने पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के प्रसार के लिए 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन IWA इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन IWA का निर्माण किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से विख्यात है। आगे देखते हैं। कार्ल पॉपर ने मार्क्स के इतिहास की व्याख्या को इतिहासवाद कहा है। कार्ल पॉपर ने मार्क्स के इतिहास की व्याख्या को इतिहासवाद कहा है। कार्ल पॉपर ने समाज परिवर्तन के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया है। अब फायरबाख की आलोचना देख लेते हैं। मार्क्स की आलोचना करते हैं मार्क्स ने फायरबाख के भौतिकवाद की आलोचना करते हुए उसे भद्दा भौतिकवाद कहा है। तो मार्क्स जो हैं वो फायरबॉक्स की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इनका जो भौतिकवाद की आलोचना करते हैं और कहते हैं इनका जो भौतिकवाद है वो भद्दा भौतिकवाद है। फायरबॉक्स के अनुसार है। अब फायरबॉक्स के विचार क्या थे? भौतिक तत्व कारण है और चेतना इसका परिणाम, ये उनके विचार थे। जबकि मार्क्स मानते हैं कि भौतिक तत्व एवं चेतना के बीच क्या होता है? द्वंद्वात्मक होता है, ये मानते हैं। इसलिए उसकी भौतिकवाद की विचारधारा को क्या फायरबॉक्स के क्या कहते हैं? भद्दा भौतिकवाद कह देते हैं। मार्क्स ने सिद्धांत एवं व्यवहार की एकता पर बल दिया है। आगे देखते हैं आर्थिक नियतिवाद क्या है। तो मार्क्स ने पूंजी मतलब पैसे को संगठित श्रम कहा है। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के विश्लेषण को केंद्रीय माना है। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार बेस अर्थव्यवस्था होती है। धर्म
राज, विचारधारा व सरकार आदि संरचना के भाग होते हैं। आधार का आशय उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन के साधनों से है। एक शब्द में आधार का आशय उत्पादन के संबंध है। दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1867 नामक रचना में क्या किया है? मार्क्स ने स्वयं आधार का यह आशय बताया है। उत्पादन के संबंध में आशय तो बुर्जुआ और सर्वहारा के मध्य के सामाजिक संबंधों से है। उत्पादन के साधन बदलने पर उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं। मार्क्स ने धर्म को क्या कहा है? अफीम बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है कि मार्क्स ने धर्म को क्या कहा है, तो धर्म को अफीम कहा है। मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्य चेतना कहा है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा की आवश्यकता हमेशा शासक वर्ग की होती है। अब मार्क्स का जो श्रम का मूल्य सिद्धांत है वो क्या है? मार्क्स के अनुसार श्रम का मूल्य से तात्पर्य श्रम की मात्रा एवं उसके बनाने में लगा समय है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 6 मजदूर हैं, 6 मजदूर कोई मिलकर एक कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कपड़ा बनकर तैयार होगा तो इसको तो कौन बेच देगा? मालिक बेच देगा, और जो पैसा इसका आएगा वो किसके पास जाएगा? मालिक के पास। तो यहाँ मार्क्स कहते हैं कि बनाया तो ये इन्होंने है, लेकिन इसमें जो भी पैसा आता है वो मालिक क्या है, इनके साथ क्या करे? बांटे। तो यही है कि श्रम की मात्रा एवं उसके बनाने में लगा समय से है। परंतु सर्वहारा वर्ग को कभी अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। मैंने बताया ना कि वो कौन है? मालिक बेच देता है। उन्होंने जो कपड़ा बनाया उसका जो श्रम लगा वो उनको नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें क्या दी जाती है? आजीविका, सिर्फ जीवन जीने के लिए सिर्फ वेतन दिया जाता है कि आपकी 1000 2000 जितना भी फिक्स कर दिया जाता है कि इतना ही मिलेगा। शेष मूल्य जो है बुर्जुआ वर्ग क्या कर लेता है? मतलब मालिक हड़प लेता है। यही क्या है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। आगे है, इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीवाद का विकास होता है। मार्क्स क्या है? श्रम के मूल्य सिद्धांत को मूल मानते हुए उसमें आजीविका निर्वाह सिद्धांत को जोड़ देता है। मार्क्स ने पूंजी के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो परिवर्तनशील पूंजी और दूसरी है स्थायी पूंजी। श्रम परिवर्तनशील पूंजी का ही उदाहरण है। विनिमय मूल्य देखते हैं। उपभोक्तावाद जो है, कमोडिटी फेटिशिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बाजार की आवश्यकता के लिए होने लगता है। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य के बीच पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर पाया जाता है। विनिमय मूल्य के द्वारा ही अतिरिक्त मूल्य प्राप्त किया जाता है। विनिमय मूल्य का अभिप्राय किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बाजार में बेचा जाए। अब यहाँ पर क्या है? मार्क्स के विचारों का सामाजिक पक्ष देखते हैं। तो वर्ग संघर्ष में क्या है? वर्ग का आशय यहाँ पर है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों द्वारा समाज में वर्गों का निर्माण होता है, क्योंकि उत्पादन के साधन समान हैसियत वाले समूहों का निर्माण करते हैं। समाज में आर्थिक आधार पर 2 वर्ग हैं, एक तो बुर्जुआ और सर्वहारा। मार्क्स की जो अब रचना है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि अभी तक का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मतलब अभी जितना भी हमारा इतिहास है वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? वर्ग संघर्ष। और ये वर्ग संघर्ष किस पे बीच हो रहा है? बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। आगे मार्क्स की अपनी रचना कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में सामाजिक जीवन एवं सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किए हैं। मार्क्स की अपनी रचना जो है थीसिस ऑन फ्यूरबेज में कहा है 1888 में, मनुष्य सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मनुष्य जो है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अब यहाँ पर मनुष्य है, मान लीजिए ये एक
मनुष्य है। ये एक मनुष्य है। अब ये मनुष्य तो है, हाड़ और मांस का मनुष्य तो है, पर इसके अंदर क्या है? सामाजिक संबंध। कोई भी सामाजिक संबंध, जैसे परिवार में ही देखो, परिवार में कितने सारे रिश्ते होते हैं, उससे जुड़ा रहता है। फिर वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पर भी उसके कलीग्स वगैरह जो भी होते हैं तो वहाँ पर भी एक संबंध रहता है। तो जहाँ भी मनुष्य जाएगा वो एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ये किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है। वर्ग संघर्ष समाज के विकास का मूल कारण है। अब वर्ग संघर्ष होगा तभी क्या है? समाज का विकास होगा। और यही क्या है? समाज के विकास होने का मूल मेन कारण। समाज जो डेवलप कर रहा है उसका मेन कारण उसने बताया वर्ग संघर्ष ही है। जिस दिन वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन समाज का डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा? वहीं पर रुक जाएगा। आगे समाज केवल 2 वर्गों में बटा है, एक तो सर्वहारा वर्ग और दूसरा बुर्जुआ वर्ग। ये वर्ग जो है आर्थिक रूप से उसने बताए हैं। दोनों वर्ग के संबंध जो है विरोधाभासी हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील है। इतिहास की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज़्यादा प्रगतिशील है। इसमें मार्क्स कहता है कि एक अवस्था, मान लीजिए प्राचीन काल की कोई एक घटना है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ठीक है, जब तक साम्राज्य रहा तो दूसरा सम्राट तभी आया जब वो कमज़ोर हो गया और फिर उसके ऊपर क्या हो जाता है? हावी। तो वो जो आया उसके ऊपर भी फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा आता है। तो ये एक क्या है? तो इतिहास का विकास निरंतर क्या है? प्रगतिशील है। इतिहास की प्रत्येक अवस्था, ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक अवस्था चाहे पूरा प्राचीन हो या फिर हम उससे भी पहले प्राचीन में देखें कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये जो अवस्थाएं हैं ये पिछली अवस्था से ज़्यादा प्रगतिशील होती है। मतलब अब मान लीजिए जैसे एक अवस्था ये है पुरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल और ये है नव। तो ये जो अवस्था थी पहले नंबर की यानी पुरा पाषाण काल, और दूसरी इससे ये जो दूसरी वाली है ज़्यादा ताकतवर होगी, ज़्यादा प्रगतिशील होगी, मजबूत होगी। और फिर अब इस मजबूती को तोड़ने के लिए एक तीसरी अवस्था आती है, तो ये उससे ज़्यादा क्या हो जाती है? मजबूत होती है और प्रगतिशील होती है, तभी आ पाती है। अगर वो उससे ज़्यादा प्रगतिशील नहीं होगी तो फिर पहली जो अवस्था है उसको हटा नहीं पाएगी। आगे मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अवस्था पिछली अवस्थाओं से अधिक बेहतर अवस्था है। अब वो कहता है कि पूंजीवादी अवस्था पिछली, मतलब पूंजीवाद जब आया उससे पहले जितनी भी अवस्थाएं थी वो सब बेकार है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? बहुत ही अच्छी अवस्था में है। तो पूंजीवादी अच्छा है, बाकी जो उसके पिछले थे वो खराब मानता है, क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों का तीव्र विकास होता है। पूंजीवाद में क्या होता है? उत्पादन के साधनों का तीव्र बहुत गति से विकास होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के पश्चात, पूंजीवाद है उसके पश्चात क्या आएगा? साम्यवाद। साम्यवाद आएगा। अतः साम्यवादी क्रांति का मूल कारण क्या हो जाएगा? भौतिक होता है, भौतिक हो जाएगा। अब राज्य संबंधी विचार देखते हैं। तो मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग क्या है? यंत्र है। राज्य शोषण का यंत्र है। मतलब मार्क्स मानता है कि जो राज्य है वो क्या है? एक शोषणकारी संस्था है, शोषणकारी यंत्र है। आगे मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में कहा कि राज्य जो है पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है। राज्य जो है पूंजीपति, मतलब जितने भी अमीर होंगे वो सभी राज्य में होंगे, मतलब अच्छे बड़े पोस्ट में होंगे, और वो क्या करेंगे? जो आम जनता है, आम मजदूर लोग हैं, उनका क्या करेगी? शोषण करेगी। राज्य की उत्पत्ति समाज के विकास के लिए विशेष स्तर पर हुई है। आगे कार्ल मार्क्स ने 18th ब्रूमेरी ऑफ लुइस बोनापार्ट नामक उन्होंने रचना की 1852 में। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत इसमें दिया है।
आगे जबकि अन्य रचनाओं में आर्थिक नियतिवाद संबंधी विचार उनके हैं। अब साम्यवादी विशेषताएं देखते हैं। जैसे एंजल ने कहा है कि हंसिया एवं हथौड़े की भांति राज्य अजय मार्ग में चला जाएगा। राज्य क्या हो जाएगा? अजय मार्ग में अजायब घर में चला जाएगा। एंजल के अनुसार राज्य विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि कौन सी अवस्था आ जाएगी पूंजीवाद के बाद? साम्यवादी अवस्था। तो राज्य विलुप्त हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन अवस्था ही क्या है? साम्यवादी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे तथा उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं प्राप्त होंगी। एंजल्स के अनुसार साम्यवादी समाज में शासन व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं पर होगा। मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्ति है कि साम्यवादी अवस्था में कोई व्यक्ति सुबह मछली मार सकता है और शाम को इंजीनियर की भूमिका में भी कार्य कर सकता है, क्योंकि साम्यवादी की अवस्था में श्रम विभाजन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आगे साम्यवादी समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग, राज्य, परिवार, विचारधारा एवं धर्म नहीं होगा। परंतु मार्क्स ये बताने में भी असफल हो जाते हैं कि साम्यवादी समाज का प्रबंध एवं संचालन किस प्रकार होगा। उन्होंने ये तो कह दिया कि समाज विहीन हो जाएगा, साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगा, लेकिन वो ही साम्यवादी जब समाज विहीन हो जाएगा तो वो कार्य कैसे करेगा, इसके बारे में जो मार्क्स है वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। आगे है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व। मार्क्स की जो रचना है द क्रिटिक ऑफ द गोथा पोराग्राम 1875 में मार्क्स को अराजकतावाद एवं संशोधनवाद से अलग बताता है। पहली बार बहुमत का अधिनायक तत्व अल्पमत पर होगा। यह अधिनायक तत्व संक्रमणकालीन होगा। इस अवस्था को समाजवादी अवस्था की संज्ञा भी दी गई होगी, जिसका उद्देश्य व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे तथा अपने कार्य के अनुसार ही वेतन प्राप्त करेंगे। एंजल के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व का राज्य विलुप्त हो जाएगा, जबकि पूंजीवाद राज्य का विनाश हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व रूपी राज्य का निम्नलिखित उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है? तो बचे कुचे पूंजीवादी तत्वों का विनाश करना, भविष्य की साम्यवादी अवस्था का मार्ग क्या करना? प्रशस्त करना। अब हम यहाँ पर मार्क्स की वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा के बारे में देखते हैं। तो समाजवाद का विचार जो है मार्क्स ने निर्मित नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ समाजवाद की बात हो रही है। सबसे पहले समाजवाद जो है मार्क्स ने निर्मित नहीं किया, बल्कि समाजवाद की वैज्ञानिक क्या है? व्याख्या उन्होंने की है। किसने? मार्क्स ने। अतः लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवादी विचारों को एक व्यवस्थित आंदोलन का रूप प्रदान किया है। समाजवाद का शब्द आखिर आया कहाँ से? तो रॉबर्ट ओवेन ने इस शब्द का पहली बार उपयोग किया है। रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। आगे मार्क्स ने अपने पूर्व के समाजवादियों को कल्पना लोकीय समाजवादी कहा है। कल्पना लोकीय या यूटोपिया शब्द का पहला प्रयोग टॉमस मूर ने किया है। कल्पना लोकीय या यूटोपिया शब्द का पहला प्रयोग टॉमस मूर ने किया है। अब मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद में क्या अंतर है, ये यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर 1 पे है विकासवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, नैतिक समाजवाद और जबकि मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद। पहला नंबर। दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद संशोधनवादी है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद रूढ़िवादी है। तीसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद क्रमिक सुधार में विश्वास करता है, जबकि मार्क्सवाद में वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारी माध्यम से करने का निर्धारण हुआ है। आगे लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के मानवीकीकरण के समर्थक हैं, जबकि मार्क्सवादी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
आगे है विकासवादी समाजवादी समान वितरण के समर्थक हैं, जबकि साम्यवादी जो है उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व हैं। विकासवादी समाजवाद समाज में वर्ग संघर्षों का समाधान चाहते हैं, जबकि साम्यवादी वर्ग जो है विहीन एवं राज्य विहीन समाज के समर्थक हैं। विकासवादी समाजवादी सापेक्षिक समानता को स्वीकार करते हैं, जबकि साम्यवादी निरपेक्ष समानता के समर्थक हैं। आगे है लोकतांत्रिक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं, जबकि साम्यवादी क्या है पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रण अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। विकासवादी समाजवादी आर्थिक प्रबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि साम्यवादी केंद्रीय नियोजन को महत्व देते हैं। आगे है विकासवादी समाजवादी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं, जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व को स्वीकार करते हैं। आगे है सामाजिक लोकतंत्रवादी राजनीतिक बहुलवाद को मानते हैं, जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व या एकल दलीय शासन को महत्व देते हैं। आगे सामाजिक लोकतंत्रवादी लोकतांत्रिक राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि साम्यवादी जनवादी राज्य की संकल्पना को स्वीकार करते हैं। अब मार्क्सवाद और फेबियनवाद में क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं। तो फेबियनवाद क्या है वर्ग की कल्पना को उदार बनाते हैं। फेबियनवाद क्या है जो वर्ग है उसको उदार बनाते हैं, जबकि मार्क्सवादी क्या है समाज का जो वर्ग है उसको समाज विहीन की स्थापना में ही अपना मूल लक्ष्य पाते हैं। फेबियनवादी राज्य का प्रयोग करके समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि मार्क्सवाद जो है राज्य से परे मतलब राज्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर लेता है शोषण कर लेता है किसका सर्वहारा वर्ग का। तो साम्यवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आगे है फेबियनवाद समाजवाद को नैतिक रूप से बेहतर मानते हैं, जबकि मार्क्सवाद उसे ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य मानते हैं। फेबियनवाद संपूर्ण राष्ट्र को महत्व प्रदान करते हैं, जबकि मार्क्सवादी श्रमिकों को महत्व प्रदान करते हैं। प्रमुख फेबियनवाद विचार जो हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा जाए कि फेबियनवादी 4 ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेव, ब्रिटिश वेव, ग्राहम वालास, H.G. वालेस, एनी बेसेंट और एंथनी क्रॉसलैंड ने द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक लिखी थी। और आगे है R.H. टॉनी। अब यहाँ पर मार्क्स और उपनिवेशवाद को देखते हैं। तो मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत गैर पूंजीवादी समाजों में पूंजीवाद के विकास का क्या किया है विश्लेषण किया है। मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज क्या हो जाएगा गतिहीन, मतलब जो एशिया का समाज है वो गतिहीन हो जाएगा। अतः एशियाई समाजों में पूंजीवाद लाने के लिए उन्होंने उपनिवेशवाद को एक सकारात्मक प्रगतिशील शक्ति के रूप में चित्रित किया है, परंतु मार्क्स जो है उपनिवेशवाद का समर्थक कतई नहीं है। मार्क्स के आलोचक कौन है मिखाइल बाकुनिन आलोचक हैं। नमक अराजकतावादी ने अपनी पुस्तक स्टैटिज्म एंड एनार्की 1873 में मार्क्सवादी मान्यता का खंडन किया है। एडवर्ड बर्नस्टीन नामक मार्क्स के मित्र ने मार्क्स के विचारों का संशोधन किया है, इसलिए बर्नस्टीन को संशोधनवादी कहा जाता है। एडवर्ड बर्नस्टीन की पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड द टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जिसे लोकप्रिय रूप से इवोल्यूशनरी सोशलिज्म 1907 या विकासवादी समाजवाद की भी संज्ञा दी जाती है। अब बर्नस्टीन का संशोधन क्या था? तो बर्नस्टीन के अनुसार जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हो रहा है मध्यम वर्ग और ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, तो पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा सर्वहारा वर्ग की स्थिति अच्छी हो जाएगी। पूंजीवाद का विनाश अपरिहार्य प्रतीत होता है, जबकि पूंजीवाद के अंतर्विरोधों का समाधान शांतिपूर्वक रूप से संभव है। अतः बर्नस्टीन के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति के लिए वर्ग संघर्ष या क्रांति नहीं है, बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक माध्यम क्या है पर्याप्त है। संशोधनवाद विकासवादी समाजवाद भी कहलाता है। मार्क्स की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पर मार्क्स ने अपनी युवावस्था में राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का भी संपादन
किया है। मार्क्स की रचनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों को में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में उन्होंने मार्क्स ने युवावस्था में लिखा। इन रचनाओं में मार्क्स ने मानववादी विचारधारा प्रभावी। इन्हीं रचनाओं में मार्क्स के अलगाववाद या परायपन के विचार पाए जाते हैं। पेरिस पांडुलिपि आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि, थीसिस ऑफ फ्यूरेबेच द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, दोनों 1845 में है। दूसरी श्रेणी के जो मार्क्स की रचनाएं है उसमें मार्क्स ने पहली बार व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक लेखन किया है। इस श्रेणी की रचनाओं में मार्क्स ने मुख्यतः आर्थिक रचनाएं की हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1848 में मार्क्स ने कहा है कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेड़ियां हैं तथा पाने के लिए सारा संसार, इसलिए दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ, एक हो जाओ। दास कैपिटल जो कि 3 खंडों में है। सबसे पहला 1867, 1885, 1894 में प्रकाशित हुआ था। तीसरी श्रेणी में मार्क्स की वे रचनाएं हैं जो उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार तत्कालीन संदर्भ में लिखी हैं, जो कि इस प्रकार है। द 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852, द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 और ग्रोन रीसिस जो है 1857। अन्य रचनाएं हैं एलिमेंट, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट्स, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, द होली फैमिली, द कंट्रीब्यूशन और टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये सारी उनकी रचनाएं हैं। मार्क्स की रचनाओं से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। दास कैपिटल में मार्क्स ने मूल्य जो है आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया है। तो दास कैपिटल का पूरा नाम क्या है? एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक है। दास कैपिटल का पहला खंड जो है मार्क्स ने, बाकी 2 खंड मार्क्स की मृत्यु के पश्चात एंजिल ने लिखे थे। दूसरा खंड जो है 1885 में और तीसरा जो है 1944 में प्रकाशित हुए। प्रूदो ने द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जवाब में मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक रचना लिखी थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में मार्क्स ने वर्ग की सकारात्मक परिभाषाएं दी हैं। द 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852 में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का विचार प्रतिपादित किया है। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 में राज्य का विचार दिया तथा इसमें उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के विचार का संशोधन किया है। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 में फर्डिनांड लासल तथा लोकतांत्रिक समाजवादियों की आलोचना व अराजकता से खुद को अलग बताया है। द जर्मन आइडियोलॉजी में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। टेलर के मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बाइबल या कुरान की भांति पवित्र कहा है। किसने? टेलर। ये इंपॉर्टेंट है, टेलर ने कहा है। आगे मार्क्स और एंजिल की संयुक्त पुस्तिकाएं हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली। ये क्या है? उन्होंने दोनों ने ही साथ में लिखी हैं। कुछ और भी हैं, कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे एंजिल जो हैं मार्क्स के प्रसिद्ध बहुत ही अच्छे मित्र थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, एंटी ड्रोरिंग सोशलिज्म, यूटोपिया एंड साइंटिफिक, ये प्रमुख है। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884, ये किसकी? एंजिल की रचनाएं हैं। भौतिकवादी विचारक जो है विश्व को भौतिक तत्वों का मिश्रण मानते हैं। चेतना अथवा विचार भौतिक तत्वों का परिणाम होता है। मार्क्स जो है भौतिकवादी विचारक है, इसलिए ईश्वर को नहीं मानता है। अब जो मार्क्सवादी हैं वो कौन कौन से रहे हैं मार्क्स के बाद, तो वो देख लेते हैं। तो V.I. लेनिन रहते हैं, जोसेफ B. स्टालिन रहते हैं, खुश्चेव रहते हैं, रोजा
लग्जमबर्ग रहते हैं, माओ बेजनेव रहते हैं, बुखरिन, कार्ल काकटेस्की एवं फ्रेडरिक एंजल। ये सारे के सारे क्या है, मार्क्सवादी विचार हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मार्क्सवादी हैं, इसमें से कोई एक नहीं होगा या फिर चारों होंगे, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये यूपी टीजीटी के लिए है। आई होप आपको मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट है उसका मार्क्सवाद क्या है, कि किस प्रकार से वर्ग संघर्ष, द्वंद्ववाद, सामाजिक समाज जो उनका विचार है, सामाजिक भौतिकवाद, वो सारे के सारे आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।